Good morning students. Today I am going to start a new topic of chapter 9, that is enzymes. लास्ट क्लास में हम बाकी सभी के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके थे. कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड सबके स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं. लास्ट टॉपिक है बेटा बायोमोलिक्यूल्स का एंजाइम्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो उससे पहले एक टर्म बेटा मैं बतानी रह गई थी. एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. एनिमल्स के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है लाइक अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया, व्हाटएवर, मतलब एनिमल्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़े, न्यूक्लिक एसिड हो गए, वो बायोमोलिक्यूल्स जो एनिमल्स में पाए जाते हैं दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट. लेकिन जब प्लांट को देखा गया, बैक्टीरिया को देखा गया, फंगी को देखा गया, तो वहां पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स मिले. मींस ऐसे बायोमोलिक्यूल्स मिले जो एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट थे लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट थे. तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ठीक है. लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है, तो वो किसका एग्जांपल है? एंटीबायोटिक किसका एग्जांपल है बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है. अगर मैं वही बात करूं, अमीनो एसिड और बोलो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, जो ये क्या है, एनिमल्स के बायोमोलिक्यूल्स हैं, दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है एनिमल्स के लिए, कुछ वो रोल प्ले करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन बचाने में हमारी हेल्प कर रही है. अब आ जाओ एंजाइम्स में. एंजाइम्स का जो फर्स्ट पोर्शन है बेटा दैट इज इंट्रोडक्शन. एंजाइम्स होते क्या है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, क्या बेटा? मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. मोस्ट ऑफ एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स. किसके बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन्स के. मींस कुछ प्रोटीन्स ही है जो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, एज अ एंजाइम की तरह. ठीक है. एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन कौन है? एक तो आरएनए. आरएनए प्रोटीन नहीं है, आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है और उसको क्या बोलते हैं बेटा? राइबोजाइम. क्या बोलेंगे? राइबोजाइम. दूसरे क्या होते हैं? आरएनए ही जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, राइबोन्यूक्लियेज. राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज वो एंजाइम है जो प्रोटीनेशियस इन नेचर नहीं है. मींस वो प्रोटीन के बने हुए नहीं है. किसके बने हुए हैं? आरएनए के. लेकिन है क्या? एंजाइम्स. ठीक है बेटा. एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है. एंजाइम सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट का मीनिंग क्या होता है? अब देखो, एक जर्नल रिएक्शन में दिस इज द सबस्ट्रेट. ये कोई सबस्ट्रेट है जिसपे एंजाइम काम करता है, वो क्या होता है? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या किस में चेंज होता है बेटा? प्रोडक्ट में. ठीक है. तो कितना सबस्ट्रेट कितने प्रोडक्ट में चेंज हो गया इन अ यूनिट टाइम. एक पार्टिकुलर टाइम में ये कितने प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या बोलेंगे उसको? रेट ऑफ रिएक्शन. कि भाई मेरा कितना प्रोडक्ट बन गया कितने टाइम में. तो एंजाइम्स क्या करते हैं? कभी भी रिएक्शन का पार्ट नहीं होते, बस वो इस रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं. दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इसीलिए ये क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट. क्या होते हैं बेटा? बायो कैटलिस्ट. केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं उसको कैटलिस्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है? एंजाइम्स क्या है? दीज आर द बायो कैटलिस्ट. ठीक है बेटा. और कोई भी एंजाइम कब काम करता है, कब अपना फंक्शन होता है? जब उसका जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, वो कौन से स्ट्रक्चर में होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर में. हमने पढ़ा था ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो जब वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होगा लाइक दिस, तो वो ही फंक्शन कर पाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं बेटा एंजाइम एक्टिविटी की. किसकी बात करती हूं मैं? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. नेक्स्ट क्या आता है आपका? एंजाइम एक्टिविटी. की एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, कैसे काम करता है एंजाइम? एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी को समझो. लाइक दिस इज इन योर एंजाइम. ये क्या है बेटा?
एंजाइम है। अब एंजाइम के पास कुछ स्पेसिफिक साइट होती है, कुछ जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड अप करता है, ठीक है। मीन्स ये वो जगह है, ये वो साइट है, इसको क्या बोलेंगे जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा बेटा? एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव साइट। यहाँ पे आएगा सबस्ट्रेट, मान लो ये सबस्ट्रेट आया लाइक दिस, ये क्या है? सबस्ट्रेट है, ठीक है। एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आता है, दोनों में बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनाते हैं और क्या बन जाता है? दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेगा एंजाइम? जो सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड थे, मतलब यहाँ पे कुछ बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सल्फर बॉन्ड है, कुछ भी बॉन्ड हो सकते हैं, इन पुराने बॉन्ड को तोड़ता है और कुछ नए बॉन्ड बनाता है। क्या करता है बेटा? पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा और कुछ नए बॉन्ड बनाएगा। नए बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाता है? ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। क्या बना देगा मेरा एंजाइम? प्रोडक्ट बनाएगा। लाइक अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट था ना, यहाँ पे क्या बन गया मेरा? ये प्रोडक्ट बन गया लाइक दिस इज माय प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट था, ये किस में टूट गया? तो प्रोडक्ट में टूट गया। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा बेटा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और ये फर्दर टूट जाएगा किसमें? मेरे प्रोडक्ट तो अलग आ जाएंगे और एंजाइम क्या है? अलग से निकल जाएगा। तो दिस इज द एंजाइम एक्टिविटी की एंजाइम कैसे काम करता है, कैसे बायोकैटलिस्ट की तरह काम किया। एंजाइम के पास कुछ स्पेसिफिक साइट है जिन्हें एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड बने करेगा, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन फिर नए बॉन्ड बनने के बाद क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में टूट जाएगा और क्या बन जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो जितनी भी, और बेटा ये जो एंजाइम्स है ना, दीज एंजाइम्स आर, या जो ये बायोकैटलिस्ट है, दीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। क्या होते हैं बेटा? दीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। मीन्स कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करेंगे। क्यों करेंगे? प्रोटीन के बने हुए हैं, टेम्परेचर कम हो गया प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। टेम्परेचर ज्यादा हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे इसको। सो दिस इज हाउ एंजाइम वर्क। अब देखो, आपको पता है यहाँ पे मैं पहले भी चैप्टर 1 में भी मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ बेटा। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, कि भाई जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। दो टाइप की है ये, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होगा? कैटाबॉलिक में मान लो दिस इज द सबस्ट्रेट और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाएगा। कैटाबॉलिक काटने का काम करता है, छोटे में तोड़ देगा। एनाबॉलिक में क्या होगा? ये मेरा सबस्ट्रेट है और ये ज्वाइन करके क्या बना देगा? एक प्रोडक्ट बना देगा। मीन्स यहाँ पे सिंथेसिस होगी। यहाँ पे क्या होगी? सिंथेसिस। मान लो लाइक ये ए सबस्ट्रेट था, ये बी प्लस सी प्लस डी प्रोडक्ट में टूट गया और यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स थे, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? प्रोटीन। तो दो टाइप की रिएक्शंस होगी बेटा, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, ऑल आर एंजाइम कैटालाइज्ड। क्या है? दीज ऑल आर एंजाइम कैटालाइज्ड। की सारी रिएक्शन जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबको कैटालाइज करने का, उनके रेट बढ़ाने का काम किसका है? आपके एंजाइम का। रेट इंक्रीज करना मतलब एक प्रोडक्ट 10 मिनट में 1000 प्रोडक्ट बन रहा है, तो एंजाइम की वजह से वो 1 मिनट में 1000 प्रोडक्ट बना रहा है। दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज होना। ठीक है, तो दिस इज द एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो जब भी कोई रिएक्शन होगी, दो टाइप की रिएक्शंस होती है। एक तो स्पॉन्टेनियस जो एकदम से हो जाए, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको ऐसे समझो, ठीक है।
ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? एनर्जी का लेवल। क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेवल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी? अब कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट से मेरे को क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट के पास ज्यादा एनर्जी है और प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या है? कम। मीन्स प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। एनर्जी से निकाल दी, मान लो इसमें क्या है? एनर्जी निकाल दी। ऐसी रिएक्शंस एकदम से हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एनर्जी निकालनी है, लेनी तो नहीं है ना, किसी से डिपेंडेंट तो नहीं है। सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, तो एनर्जी जल्दी हो जाएगी। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें हीट रिलीज होगी। लेकिन मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी एनर्जी का लेवल क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पे तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी। जब तक मैं एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूँगी, मेरा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इन्हें? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या एंडोथर्मिक। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझना हमें यहाँ, ठीक है। तो एक्चुअली में एंजाइम क्या करते हैं? स्पीड को इंक्रीज करते हैं बेटा। एंजाइम क्या करते हैं? एक लाइन नोट करो, एंजाइम कभी भी एक नई रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाएगा। एंजाइम जो रिएक्शन पहले से हो रही है उसके रेट को इंक्रीज करवाता है। क्या करता है? जो रिएक्शन पहले से हो रही है उसके रेट को इंक्रीज करवाएगा, वैसे नहीं। लाइक अब स्पीड को कैसे मेजर करोगे? एंजाइम की स्पीड को कैसे मेजर करोगे? सॉरी, रिएक्शन की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? स्पीड क्या है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म इन अ यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना। दैट इज माय स्पीड। वो क्या होगी? रिएक्शन की स्पीड होगी। लाइक सबस्ट्रेट किसमें चेंज हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट में। किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो मान लो 100 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के थे और 80 किसके बनेंगे? प्रोडक्ट के। हमेशा कभी भी कंप्लीट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। जितना आपने सबस्ट्रेट लिया है वो कंप्लीट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लो तो 20 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच गए, तो ये रेशो हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है फिक्स है, ये 10-90 हो सकती है, ये 60-40 हो सकती है, किसी भी रिएक्शन। मैंने आपसे जनरल एग्जांपल लिया कि मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए थे सबस्ट्रेट के, प्रोडक्ट में 80 चेंज हुई, तो 20 और 80 की क्या होगी? रेशो 20 मेरे बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हो जाए कि भाई यहाँ पे ये क्या है कि आपका यहाँ पे अगर 21 बच गए ना, यहाँ पे क्या हो गया? 21 हो गया, 21 हो गया, या यहाँ पे 81 हो गया, तो ये रिएक्शन क्या है आपकी? इस डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, वापस आ जाएगी और फिर से क्या है? 20 और 80 की रेशो बनाएगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो लिविंग स्टेट है ना हमारी, वो नॉन इक्विलिब्रियम है। मतलब सभी केमिकल रिएक्शंस लगी हुई है अपने आप को इक्विलिब्रियम करने के लिए, कर नहीं पाती है। मीन्स लिविंग स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस है, लेकिन हर एक केमिकल रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करती है। तो एंजाइम है ना, एंजाइम कैन नेवर चेंज इक्विलिब्रियम, कभी भी चेंज नहीं करेगा एंजाइम इक्विलिब्रियम को, ठीक है। बट ये रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा, ठीक है। क्या करता है? इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा बट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा बेटा। ये बातें आई समझ? अब आ जाओ एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट पे। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से समझना बेटा, वेरी इजी कंसेप्ट। एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा? इस तरफ एनर्जी दिखाओ, ठीक है, और यहाँ पे टाइम दिखाओ, कितने टाइम में कौन क्या हो रहा है। अब देखो मेरा सबस्ट्रेट है ये, दिस इज माय सबस्ट्रेट एंड दिस इज प्रोडक्ट। अब मैंने क्या
ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो हीट लूज होएगी, एनर्जी को लूज करना है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। लेकिन ऐसे रिएक्शन नहीं होती है, ऐसे रिएक्शन नहीं होती है। होता क्या है बेटा, पहले हर एक सबस्ट्रेट को कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ती है, मीन्स उसके अंदर कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। अब ठीक कब बनेगा, प्रोडक्ट वाला कब बनेगा, तो उसमें तो टाइम लगता है ना। तो उसके लिए पहले सबस्ट्रेट क्या करता है, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर ये एनर्जी डिक्रीज होती हुई आएगी और क्या बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये वाला पॉइंट जहां से सबस्ट्रेट किसमें चेंज हो रहा है, क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। व्हाट वी कॉल्ड इट, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अब यहां से यहां तक जब ये प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो यहां से यहां तक ये जो एनर्जी सप्लाई करनी मेरे को, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी रिएक्शन को, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स हर एक रिएक्शन को क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। एंजाइम क्या करता है बेटा, एंजाइम देखो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उतनी स्लो रिएक्शन होगी, उतनी क्या होगी, रिएक्शन स्लो। एंजाइम्स एक्चुअली में क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये क्या हो गई, डिक्रीज। ये क्या है, एंजाइम कैटालाइज्ड। एंजाइम कैटालाइज्ड, एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो मेरी रिएक्शन कैसी हो गई, फास्ट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्चुअली में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मैंने बोला था ना कि एंजाइम तो प्रोटीन है, और प्रोटीन एक पार्टिकुलर एक सेंसिटिव है टेम्परेचर और पीएच के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, पीएच, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, पीएच। इधर क्या दिखाऊंगी मैं, एंजाइम की एक्टिविटी लाइक दिस, और यहाँ पे क्या है, पीएच। कि हर एक एंजाइम की एक पार्टिकुलर पीएच है जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम फंक्शन कर सकता है। जैसे स्टमक में के जो एंजाइम है कितनी पीएच पे काम करते हैं, 2 to 3 के बीच में, एसिडिक पीएच पे। तो एक पीएच है लाइक दिस इज द पीएच जिस पे कोई एंजाइम अपना मैक्सिमम फंक्शन कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल पीएच। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिमल पीएच। अगर इस पीएच से कम होगा तो भी एक्टिविटी कम होगी, और इस पीएच से ज्यादा होगी तो भी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये वो पीएच है जहाँ पे वो एंजाइम मैक्सिमम अपना काम कर पा रहा है। आ गया पीएच का समझ। ऐसे ही टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, टेम्परेचर। क्या दिखाओगे, यहाँ पे आपने क्या दिखाई, एक्टिविटी, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो हर एक एंजाइम, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे मेरी बॉडी के प्रोटीन या मेरी बॉडी के एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करेंगे। 37 से बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम, 37 से घट गए तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है, एक टेम्परेचर है भाई, दिस टेम्परेचर लाइक दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मेरे एंजाइम क्या मैक्सिमम काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल टेम्परेचर। अगर इससे कम कर दूंगी तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव। इनएक्टिव होने का मीनिंग समझते हो, फ्रिज में खाना रख देते हो, खराब नहीं होता है बस, ठीक है, खराब नहीं हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज इनएक्टिविटी। इससे ज्यादा कर दूंगी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रोटीन भुन जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन क्या हो गया, क्या बोलेंगे, डीनेचर हो गया प्रोटीन। क्या हो गया बेटा, डीनेचर। टेम्परेचर ज्यादा कम कर दिया एंजाइम इनएक्टिव, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर दिया एंजाइम डीनेचर हो गया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम क्या कर रहा है, मैक्सिमम फंक्शन कर रहा है। और एक बात और, जितना अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है,
फॉर एवरी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी डबल। मान लो 27 पे एक एंजाइम एक रिएक्शन हो रही है 27 डिग्री सेल्सियस पे, सबस्ट्रेट ने 10 मिनट में 200 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन अगर मैं 37 करूंगी तो वही एंजाइम सबस्ट्रेट पे 1000 में चेंज करेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर बेटा। थर्ड फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड फैक्टर क्या है बेटा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, कि आपने सबस्ट्रेट कितनी अमाउंट में लिया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो क्या दिखाओगे, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और ये क्या है एंजाइम की एक्टिविटी। व्हाट इज दिस, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्या होगा बेटा, जब आप सबस्ट्रेट डालते जा रहे हो एक्टिविटी क्या है, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप कितना भी सबस्ट्रेट डाल लो एक्टिविटी नहीं इंक्रीज होगी, कांस्टेंट। एग्जांपल लो, आपने लिए 5 एंजाइम, ये आपके पास क्या है 5 एंजाइम। मैंने क्या किया, एक सबस्ट्रेट डाला, एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल डाला, एक प्रोडक्ट बन गया, एक के पास बाइंड कर जाएगा। 2 सबस्ट्रेट डाले, 2 प्रोडक्ट बन गए। 3 सबस्ट्रेट डाले तो 3 प्रोडक्ट बन गए। 4 डाले 4, 5 डाले 5। अब 5 के बाद 6 डाल लूं या 10 डाल लूं, मेरे पास एंजाइम्स तो 5 ही थे, तो एक टाइम में 5 ही बन पाएंगे। तो ये वही दिखा रहा है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना जहाँ पे इंक्रीज होता है, मतलब जितनी इंक्रीज हो सकती है उसको बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी जो एंजाइम काम कर सकता है उसकी एक्टिविटी। अगर मैं इस वी मैक्स का आधा कर दूं, हाफ ऑफ वी मैक्स, तो उस कंसंट्रेशन को, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है इसका एक स्पेसिफिक नेम है बेटा KL। क्या नेम है आपका, KM, मिथाइलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या है KM, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जब V मैक्सिमम क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एंजाइम इनहिबिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है एंजाइम्स का, एंजाइम इनहिबिटर्स। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर क्या है बेटा, इनहिबिटर मींस रोकना, दे रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्या कर देंगे, ये एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे। अब जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज कॉम्पिटिटिव टाइप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, लेकिन होते कौन से भी हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, बट वो हमें नहीं पढ़ना। कॉम्पिटिटिव क्या करेगा बेटा, लाइक दिस इज योर एंजाइम, ठीक है, इसके पास आना था सबस्ट्रेट को, दिस इज योर सबस्ट्रेट, ये एंजाइम बाइंड करते, एंजाइम अपना काम करता है। लेकिन होता क्या है, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस आते हैं, दिस इज अनदर केमिकल, सबस्ट्रेट नहीं है कोई और केमिकल है जिसकी शेप किसके जैसी है, सबस्ट्रेट की जैसी है। तो सबस्ट्रेट के जैसी शेप होने की वजह से इसके साथ ये बाइंड ना होके कौन बाइंड हो जाएगा, ये केमिकल। तो सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं हुआ, इट मींस इसने एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दिया, रोक दिया। अब ये डिपेंड करता है नंबर पे, जितना ज्यादा जिसका नंबर, अगर केमिकल्स का नंबर ज्यादा है मींस इनहिबिटर का नंबर ज्यादा है तो इनहिबिटर बाइंड करेंगे, अगर सबस्ट्रेट का नंबर ज्यादा है तो सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे। क्या बेटा, अगर इनहिबिटर का नंबर ज्यादा है, मान लो मैंने 1 लाख इनहिबिटर्स डाल दिए, तो यहाँ पे इनहिबिटर, सबस्ट्रेट 1000 था, इनहिबिटर क्या है 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, इनहिबिटर। अगर सबस्ट्रेट की बात करूं मैं 2 लाख सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स डाल दूं और इनहिबिटर्स 1000 है, तो कौन बाउंड करेगा, सबस्ट्रेट। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है बेटा, इसका एग्जांपल दे रखा है एंजाइम इनहिबिटर का
सक्सिनेट, ठीक है। सक्सिनेट क्या करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है सक्सिनेट से। कौन सा एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम बेटा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, इसका इनहिबिटर कौन है बेटा? मैलोनेट। बाइंड तो ये होना चाहिए था, उसकी जगह पे कौन बाइंड अप हो जाता है? मैलोनेट। सो इट्स एन एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, जरूर करना। वेरी इजी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। 6 क्लासिफिकेशन है बेटा, 6 क्लासिफिकेशन है, ऐसे याद रखना। OTH, OTHLIN, OTHLIN, O for ऑक्सीडोरिडक्टेज, और इसी को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेज। T for transferase, these are the classes of enzyme. H for क्या होगा आपका? हाइड्रोलेज। L for lyase, I for isomerase and L for ligase. ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है बेटा? देखो रिडक्शन करवाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है। एक सबस्ट्रेट है, ये A है, A के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, B के साथ रिएक्ट किया, ये हाइड्रोजन A से तो हट गया, किसके साथ लग गया? इसके साथ। तो देखो इसका हाइड्रोजन था यहाँ पे A, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हुई, क्या हुआ? दिस इज रिडक्शन। तो डिहाइड्रोजनेज क्यों बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, मतलब ये जो एंजाइम्स होंगे वो कौन से बेटा? ऑक्सीडोरिडक्टेज। दूसरे वाला ट्रांसफरेज क्या करता है बेटा? ट्रांसफरेज क्या करेगा? ये भी बिल्कुल इसके जैसे ही काम करता है, बस हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं करवाता है, बाकी सारे ग्रुप का करवा देगा, हाइड्रोजन का नहीं। लाइक A के साथ स्टार लगा हुआ था, दिस इज माय सबस्ट्रेट, और ये दूसरा सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट, ये स्टार किसके साथ चला गया? B के साथ, मींस इसने ट्रांसफर करवाया। हाइड्रोलेज, पानी लगाओ और तोड़ दो, पानी लगाओ और तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? ये सब्सटेंस था, पानी लगा दिया, HOH वाटर, क्या बन गया? A के साथ H और B के साथ OH। पानी लगा के तोड़ दो, वो वाला एंजाइम क्या है? हाइड्रोलेज। लाइएज, पानी की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही तोड़ देगा। A और B किस में टूट जाएगा? A प्लस B में। आइसोमेरेज, सिर्फ आइसोमर, जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया, A किस में चेंज हो गया? B में। लाइगेज, एक भला एंजाइम जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है, A था और B था, A किसके साथ बॉन्ड बना दिया? B के साथ। सो दिस आर लाइगेज। देखो अच्छे से, जो पहले वाला N है वो तोड़ने का काम कर रहा है, दूसरे वाला जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आई होप बिल्कुल इजी लगी होगी आपको बेटा। नेक्स्ट बात करती हूँ, नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है बेटा? कोफैक्टर्स। एक पूरा एंजाइम जो फंक्शन कर रहा है, अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। इस होलो एंजाइम के 2 पार्ट है, एक प्रोटीन वाला पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। कितने पार्ट है इसके? 2 पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन मेन पार्ट है, इज्जत दो, आपो एंजाइम या एपो एंजाइम। दूसरा जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना बेटा, उनको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। मींस ये हेल्प कर रहे हैं एंजाइम की, मेन स्ट्रक्चर में नहीं है लेकिन हेल्प कर रहे हैं, इनके बिना भी रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगी, होलो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। ये जो आपके कोफैक्टर्स, these कोफैक्टर्स, एक बार इरेज करें,
तीन टाइप के। फर्स्ट वाला कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, तीनों लिख लो। दूसरे वाला कौन सा है आपका? कोएंजाइम्स। और थर्ड वन कौन सा है बेटा? मेटल आइंस। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी कैसा है? ऑर्गेनिक, मींस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले सब्सटेंसेस हैं। ये इनऑर्गेनिक है, मेटल के आयंस। ये क्या है? बिल्कुल टाइटली बॉन्ड है, टाइटली बॉन्ड, एक बार जुड़ गया फिर नहीं हटेगा एंजाइम से। टाइटली या मैं बोल दूं परमानेंटली जुड़ा हुआ है, परमानेंटली बॉन्डेड। ये क्या है भाई? जब तेरे को कैटालिसिस करवानी है तो मैं तेरे साथ आके जुड़ जाऊंगा, बाकी टाइम में मींस ये लूजली बाउंड है। अब ये तो जब एक एंजाइम के साथ जुड़ गया तो जुड़ गया, फिर हटने वाला नहीं। ये चेंज कर करके ये अलग अलग एंजाइम्स को, डिफरेंट एंजाइम्स को कैटालाइज करवाता है, कैटालाइज डिफरेंट एंजाइम्स। ये बात आई समझ? इसका क्या एग्जांपल है बेटा? इसका एग्जांपल देखो, हैम ग्रुप, जो किसके साथ लगा हुआ है? कैटालेज के साथ भी और परऑक्सीडेज के साथ भी, ठीक है। कोएंजाइम्स का एग्जांपल क्या है बेटा? विटामिन्स लाइक NADP, NAD और NADP। वही आ जाओ मेटल आइंस पे। मेटल आइंस क्या है? इनऑर्गेनिक मेटल का आइन। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है जिंक आइन, Zn2 पॉजिटिव आइन। ये कौन से एंजाइम की हेल्प करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। किसकी हेल्प करेगा बेटा ये? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। हमने क्या पढ़ा? एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, देन हमने एंजाइम एक्टिविटी की बात की, देन एक्टिवेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, देन को-फैक्टर्स को डिस्कस किया। सो ये क्या है बेटा? सब आपका एंजाइम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।